हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। राधा है हमारी क्लास में। राधा, तुम्हारे पास कितनी पुस्तिकाएं हैं? तो राधा बोलती है, मैडम मेरे पास तो 6 पुस्तक हैं। राधा 6 पुस्तक बताती है। मैंने पूछा, राधा तुम्हारे पास पेन कितने हैं? तो राधा बोली, मैम मेरे पास 3 पेन है। अच्छा ठीक है, राधा से पूछ लिया। अब राधा के बाद हम मोहन से पूछते हैं, मोहन तुम्हारे पास कितनी पुस्तक है? मोहन बोला, मोहन मेरे पास मैडम 5 पुस्तक हैं। तो तुम्हारे पास पेन कितने हैं ये भी बता दो फिर। पेन मैडम मेरे पास में सिर्फ 2 ही हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो इस तरह को ऐसे हमने इसको लिखा है। इसको हम यदि हम ये राधा मोहन पुस्तक पेन इन दोनों को हटा दें और हम इनको ऐसे लिख दें 6 3 5 2 और ये ऐसे ब्रैकेट में हमने इनको सजा दिया, तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, उसमें मैंने पूछा सुमित से, सुमित तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? सुमित ने बोला, मैम मेरे पास तो 3 ही पुस्तकें हैं। अच्छा, और पेन कितने हैं तो तुम्हारे पास में? उसने पेन अपने पास में तो खूब बता दिया, 5 पेन बताया। अच्छा पेन उसके पास 5 है। उससे पूछा कि तुम, राहुल से पूछा गया, राहुल तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? राहुल ने बोला, मैम मेरे पास में तो 7 पुस्तकें हैं। और पेन कितने हैं? मैम मेरे पास सिर्फ 3 ही पेन है। कोई बात नहीं राहुल। अगला बच्चा नलिनी से पूछा गया, नलिनी तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? नलिनी बोली, मैम मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। और पेन कितने हैं? 5 ही मेरे पास पेन है। अब यदि हम इनमें पुस्तक पेन राहुल नलिनी इनको हटा देते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट कर दें 5 5 3 5, तो इसको हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। यदि हमने इसको ऐसे इधर यहाँ सुमित राहुल नलिनी की जगह इधर इसको उल्टा कर दिया, इधर पुस्तक पेन लिख दिया, यहाँ सुमित राहुल नलिनी लिख दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बात नहीं। अब इसमें जो ये है 3 5, इसको हम रो बोलेंगे। आड़ी पड़ी हुई रेखाओं को, आड़ी पड़ी हुई लाइन को हम रो बोलेंगे। और खड़ी हुई जो लाइन है इनको हम कॉलम बोलेंगे। स्तंभ और आव्यूह, कॉलम बोलते हैं स्तंभ और रो को बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, आगे इतना समझ में? ठीक है, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ये जो 3 5 इस वाले को हम बोलते हैं पहली पंक्ति। इसको बोलते हैं हम दूसरी पंक्ति। इसको बोलते हैं हम तीसरी पंक्ति। ऐसे इसको फर्स्ट कॉलम और इसको सेकंड। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया। अब हम इसकी परिभाषा बोलते हैं। ऐसे तो हमने समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसकी जो मेन परिभाषा है वो क्या है? आव्यूह की परिभाषा। तो परिभाषा होती है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयवों अथवा प्रविष्टियां कहा जाता है। जैसे कि ये परिभाषा जो है, इसमें इसको हम क्या, एक आयत जैसा नहीं दिख रहा हमें? ये एक ऐसा आयत के जैसे दिख रहा है ना? तो ये आयताकार विन्यास होता है संख्याओं का, क्योंकि इसके अंदर जो ये संख्याएं या फिर यहाँ फलन भी हो सकता है। तो संख्याओं या फलनों का जो आयताकार विन्यास होता है उससे आव्यूह कहते हैं। और जो आव्यूह में जो ये संख्याएं फलन हम लेते हैं, इनको हम आव्यूह के अवयव या फिर प्रविष्टियाँ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का
आयताकार क्रम विन्यास। परिभाषा हम बोलते हैं आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास है, मतलब एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार होता है, ये आप जैसे कि देख ही सकते हो, ये आयताकार दिख रही है ना आकृति। और एज इसमें जो ये संख्या होते हैं इनको हम आव्यूह के अवयव या फिर प्रविष्टियाँ कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कि a = 3, 5, 0√5। ठीक है, एक आव्यूह है। एक अगला दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, बी ले लेते हैं। इसमें हम संख्याओं की बजाय फलन ले लेते हैं, अंदर संख्या फलन दोनों ही ले लेते हैं। 1 + x x² 3 cos x sin x + 2 tan x। इस प्रकार से हमने इसको जमा दिया है। इसमें जो आव्यूह होते हैं, इसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ना, आव्यूह की पंक्तियां बोलते हैं, ऊर्ध्व रेखा आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। इस प्रकार जो हमने एग्जाम्पल नंबर ए देखा था, ये एग्जाम्पल नंबर ए, इसमें 2 पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर बी में 2 तो पंक्तियां हो गई, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए, एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m/n कोटि का आव्यूह कहते हैं। उसमें m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, तो वो m/n कोटि का आव्यूह हो गया। पहले पंक्तियों की संख्या आती है, उसके बाद में स्तंभ की संख्या आती है। ठीक है, ये पंक्तियों की संख्या है, ये कोटियों की संख्या है। इसे m/n आव्यूह भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने एक देखा था, a में जो है 2/2 का आव्यूह है और b में जो है 2/3 का आव्यूह है। अब हम इनमें देखते हैं अवयव कितने होते हैं। इसमें अवयव कितने होते हैं, अवयव देखते हैं तो a में 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 × 2 = 4 इसमें अवयव हैं। ऐसे ही b में देखा, b एक 2/3 की मैट्रिक्स है तो उसमें 6 अवयव हो गए। देख लो, चाहे 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए इसमें अवयव। तो ऐसे इसमें अवयव निकाले जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल रूप में हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आव्यूह को जनरल जो इसका सामान्य रूप है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये देखेंगे अब हम। तो m/n आव्यूह को हम इस प्रकार से आयताकार क्रम विन्यास में लिख सकते हैं। a11 पंक्ति है तो a1 पहली पंक्ति पहली पंक्ति। ठीक है, ये है दूसरी पंक्ति ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे। हमारे पास को टोटल कितनी पंक्तियाँ हैं, m पंक्ति है, तो हम जाएंगे m तक, m am am। ये कौन सा स्तंभ है? ये पहला स्तंभ है तो यहाँ पर 1 1। ये दूसरा स्तंभ है तो a12 a22 am2। तीसरा स्तंभ है a13 a23 am3। ये है n, टोटल n स्तंभ है तो ये हो गया n नंबर का a1n a2n amn। इस प्रकार से हमने ब्रैकेट में रख दिया तो ये एक होगी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे समझ में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a बराबर a की हो गई, a बराबर i और j, पहले को i दूसरे को j, aij ऐसे, और इसकी कोटि लिख दी m/n कोटि। यहाँ पर i का मान जो है यहाँ पर i का मान हम >= 1 एंड <= m, क्योंकि i जो है पंक्ति के अवयवों की संख्या है और j जो है स्तंभ के अवयव है, इसलिए इसका मान 1 से लेकर n तक जाएगा। और i और j जो है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर तक जाते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से।